अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रा रियाद। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह पाक का शुक्र है सर, आज के दिन में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो आपसे एक चीज़ कन्फर्म करना चाहूँगी कि इस बात में कितनी सदाकत है। ये बात हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि जो डेट है 24 नवंबर की, वो जो जनरल फैज़ हमीद है, रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद है, उनके जो फ़ील्ड कोर्ट मार्शल लॉ का जिस दिन फैसला आना है 24 नवंबर को, उससे बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखते हैं, इसी वजह से ये डेट दी गई है। तो इस बात में कितनी सदाकत है, क्या मामला है? देखिए, जनरल फैज़ का फील्ड कोर्ट मार्शल अपने अब इख्तिताम के करीब होना चाहिए। जो उसका प्रोसेस है वो मुकम्मल होने के करीब होना चाहिए और ट्रायल मुकम्मल, चूँकि फील्ड कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है वो बहुत तेज़ी से की जाती है। वो को पाकिस्तान अदालतों की तरह जो सालों मुकदमा नहीं चलता फील्ड कोर्ट मार्शल में। वहाँ डे टू डे समाअत होती है, रोज़ाना शवाहिद और ये सब कुछ जरा वहाँ तारीख नहीं मिलती, तारीख पे तारीख का कल्चर नहीं है। तो लिहाज़ा उसकी कार्रवाई तेज़ी से निपट जाती है और अपने अंजाम को पहुँचती है। तो सबको अंदाज़ा है कि नवंबर के एंड में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में किसी भी वक़्त 24 फील्ड कोर्ट मार्शल का फैसला आ सकता है। लेकिन जहाँ तक मुख्तलिफ हमारे दोस्त तज्ज़िया निगार ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने 24 नवंबर की तारीख इसलिए रखी है कि 24 नवंबर को जनरल फैज़ के फील्ड कोर्ट मार्शल का फैसला आना था, लिहाजा उन्होंने उस दिन एहतजाज रख लिया। मैं इस थ्योरी को ज़्यादा बाय नहीं करता। मेरे नज़दीक ये ठीक नहीं है, क्योंकि कोई कोई ऐसा नटशेल असूल और कानून तो नहीं ना कि फैसला 24 को ही सुनाया जाएगा। अगर 24 को ना सुनाया गया तो फिर सुनाया ही नहीं जा सकता, फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि 24 के एहतजाज के नतीजे में वो फैसला जो है वो एक लंबे अरसे के लिए डिले हो जाएगा। नहीं, 24 को नहीं सुनाएंगे, 26 को सुना देंगे, 26 को नहीं सुनाएंगे, 28 को सुना देंगे, 28 को नहीं सुनाएंगे, 30 को सुना देंगे, 22 को भी सुना सकते हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि एहतजाज का जनरल फैज के फैसले से ताल्लुक है कि जी 24 को फैसला आना था, इसलिए 24 को एहतजाज रखा गया। मैं इस थ्योरी को नहीं मानता। मेरे नजदीक किसी को नहीं पता किस दिन फैसला आना था, और फैसले की कोई ऐसी हतमी तारीख भी नहीं हो है कि आप कहें कि लाजमी उसी दिन सुनाया जाएगा वरना नहीं सुनाया जाएगा। तो इसलिए मैं इस थ्योरी को नहीं मानता। अब जहां तक बात है कि इस फैसले के असरात, अभी तक जो चहमगोइयां हो रही हैं वो ये हैं कि जैसे काजी फायद ईसा ने टॉप सिटी वाले मामले में डिफेंस मिनिस्ट्री को ये लिखा था कि वो इस मामले में जीएसक्यू को कहे कि जनरल फैज का कोर्ट मार्शल किया जाए या उनकी इंक्वायरी की जाए। इसी तरह अब जो जनरल फैज का फील्ड कोर्ट मार्शल है, उसके फैसले में ये बात सामने आ सकती है कि जनरल फैज के साथ आर्मी का डिसिप्लिन या आर्मी में बगावत या कानून तोड़ने की ये कार्रवाइयों में ये सिविलियंस भी मुलव्वस हैं, और इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और वो सुप्रीम कोर्ट को लिख दें कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जीएसक्यू को लिखा था, वैसे ही वजारत दफा के जरिए फील्ड कोर्ट मार्शल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के लिए लिखा जाए। तो उसमें इमरान खान या और लोगों के बारे में काफी नाम है जिनके बारे में हो सकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई का लिखा जाए। इनके खिलाफ भी हमें या तो सुप्रीम कोर्ट को लिखा जाए कि इनको ये भी हमारे मुल्ज़िम हैं और इनको हमारे खिलाफ हवाले किया जाए, या जो भी हुकूमत को लिखा जाए कि इनके भी मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दी जाए। तो एक कोलैबोरेटिव जो मुल्ज़िम हैं, जो उनके शरीक मुल्ज़िम हैं, उनका ज़िक्र हो सकता है और उसमें इमरान खान का नाम हो सकता है कि इमरान खान शरीक मुल्ज़िम हैं, उनके मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दी जाए। लेकिन ये कुछ ज़रूरी तो नहीं कि ये 24 नवंबर को ही होगा, और ये भी ज़रूरी नहीं कि 24 नवंबर के एहतजाज के नतीजे में ये होना रुक जाएगा और फिर ये फैसला नहीं आएगा। लिहाजा मुझे ये दोनों चीज़ों का, मुझे जनरल फैज़ के फैसले, उनके फील्ड कोर्ट मार्शल, उसके साथ इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल, इन सब का 24 नवंबर से कोई ख़ास ताल्लुक नज़र नहीं आता। हाँ, मुझे नज़र आता है कि इमरान खान ने 24 नवंबर की जो कॉल दी है, वो दी है कि अब वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें जेल से निकाला जाए, और वो को मुल्क के हालात इतने ख़राब करना चाहते हैं, जिसके नतीजे में बैरूनी दुनिया को पाकिस्तान में मुदाखलत पर या पाकिस्तान पर पाबंदियों का मौका मिल सके।
वो यहाँ पर किसी एहतजाज के दौरान इतने हालात खराब करना चाहते हैं कि फिर अमेरिका को और वेस्ट को पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने का कोई जवाब मिल जाए और कोई वो कहें कि पाकिस्तान में बड़ी ज्यादती हो गई है। लिहाजा वो एक माहौल बनाना चाहते हैं और उस कोशिश में उन्होंने 24 नवंबर की कॉल दी है। और इस वक्त सबको ये नजर आ रहा है कि 24 नवंबर को पुरतशद्दुद कॉल है और 24 नवंबर की कॉल के वाले दिन जो है वो तशद्दुद होता हमें नजर आएगा, क्योंकि ये घुसने की कोशिश करेंगे, रियासत रोकने की कोशिश करेगी, तो उसमें तसादुम होगा। लेकिन फैज वाले मामले से मैं उसको नहीं जोड़ता। मैं अमेरिका वाले मामले से जरूर जोड़ता हूं, जिसमें ये दूसरा खत आया है। ये खत भी एक माहौल बनाने की कोशिश है कि 24 नवंबर को अगर कुछ हो तो हम कहें पहले खत आया हुआ था। तो इसलिए ये सब कुछ जो है मुझे कोई बैरूनी एजेंडे के तहत लग रहा है, फैज के फील्ड कोर्ट मार्शल के तहत नहीं लग रहा। तो सर अब 24 नवंबर की डेट तो जैसे जैसे करीब आ रही है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से हिदायत जारी की जा रही हैं? फिर अब तो ये भी बात मीडिया हाउसेस जो हैं वो पब्लिश कर रहे हैं कि जो बुशरा बीवी हैं, बानी की जो अहलियां हैं, वो भी मुलाकातें कर रही हैं, मुतहर्रिक हो गई हैं। और जैसा कि हमने अपने शो में पहले भी बात किया था कि टास्क असाइन किए गए हैं और कामयाब बनाने की कोशिश की जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि कितना कामयाब होगा जलसा? देखिए, मुझे नहीं लगता। एक तो पंजाब ने लॉकडाउन कर दिया है और लॉकडाउन उसकी वजह से, स्मॉग की वजह से, और नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे पंजाब में बिलखसूस लाहौर मुल्तान तो लॉकडाउन है और काफी इस्लाम में भी है। तो ये जो लॉकडाउन है ये लोगों को आने से रोकेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट को आने पे रोका जाएगा। तो ये लॉकडाउन, मुझे पंजाब से लोग आते नजर नहीं आ रहे। 24 नवंबर की कॉल में मुझे पंजाब की पार्टिसिपेशन नजर नहीं आ रही। सिंध और बलूचिस्तान की पार्टिसिपेशन पहले ही रोक दी गई है। लिहाजा हमें ये समझना पड़ेगा कि 24 नवंबर सिर्फ केपी का शो है। बुशरा ओह, बीबी इस केपी में बैठी हैं, केपी सीएम हाउस में, वो सिर्फ केपी का शो है और वो अपनी केपी की हुकूमत के सर पे इस शो को कामयाब कराना चाहते हैं। वो जो पंजाब के एमएनए एमपीएस को 10-10 हज़ार का टारगेट दिया गया वो मुमकिन नहीं है। वो ऐसी फ्रूटलेस एक्सरसाइज है, वो बेचारे खुद पहुंच जाए तो बड़ी बात है। कोई एमएनए पंजाब में इस पोजीशन में नहीं है कि वो 1,000 बंदा भी 24 नवंबर को ला सके, और वो उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। लिहाजा ये जो कहा जा रहा है ना, हर एमएनए अपने बंदे के खुद अखराजात उठाएगा, तो पंजाब वालों की तो मौज है, ना उन्होंने बंदे लाने हैं ना उनके अखराजात है। केपी वालों ने बंदे लाने हैं, केपी के एमएनए एमपीए फंस गए हैं, उन्होंने बंदे भी लाने हैं, अखराजात भी करने हैं। पंजाब वालों ने ना बंदे लाने हैं ना अखराजात करने हैं, पंजाब वालों की मौजें हैं। अब केपी में जो बंदे लाने के लिए बुशरा बीबी वहां बैठी हैं और एक एक एमएनए के जिम्मे 10,000 और 5,000 का फिगर है, तो अगर वहाँ उनके पार्लियामेंटेरियन की तादाद को 89 90 के करीब है या 100 के करीब है, तो हर कोई 10,000 लाए तो वो तो काफी ज्यादा फिगर बन जाता है। तो लाखों में फिगर बन जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है 10-15 हज़ार बंदा, 20,000 बंदा गंडापुर केपी से ला सकते हैं और 15-20 हज़ार बंदा वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए ले आएंगे। अब अभी इस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने क्या उनको पहले अटक पे रोकना है, फिर कटी पहाड़ी पे रोकना है, जैसे हमेशा हर दफा होता है, और ताकि उनकी ताकत कम होती होती ताकत इतनी कम हो जाए कि जब वो डी चौक तक पहुंचे तो वो बहुत थोड़े रह जाएं। ये नहीं है कि मतलब आप अगर वो अटक का क्रॉस कर गए हैं तो आप कहेंगे कि जी हुकूमत नाकाम हो। हुकूमत की कोशिश होती है कि इस्लामाबाद पहुंचने तक ताकत उनकी कमजोर कर दी जाए, उनकी उनकी फिगर कम हो जाए, कुछ लोग वापस चले जाएं, कुछ लोग जो है हट जाएं, ताकि एक थोड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंच सके। क्या हुकूमत वही पुरानी स्ट्रेटजी इस बार करेगी? लेकिन उसमें एक डर है, जानी नुकसान का डर है। फिर उसमें जो है इस बार अगर वो भी आगे से फायरिंग करें या बीच में कोई नुकसान हो जाए, जो पीटीआई का स्क्रिप्ट है, तो लिहाजा क्या गवर्नमेंट ये अफोर्ड उसके करेगी? लेकिन उस सूरत में क्या डी चौक आने दिया जाएगा 15-20 हज़ार लोगों को? अगर 15-20 हज़ार लोग डी चौक आ गए तो फिर तो वो उनको क्या होगा? क्या वो कौमी असम्बली, सेनेट, ऐवान वजीर आजम सब जगह कब्जा कर कर ये नहीं कहेंगे कि अवाम ने इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया सुप्रीम कोर्ट पे, कि ये आज़ाद अदलिया नहीं है, लोग पहुंच गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा कर लिया और ये अवाम ने कब्जा कर लिया। तो फिर उस सूरत में मुल्क एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा
और फिर वो कब्जा छुड़ाना एक मसला बन जाएगा। क्या फौज को इमारतों पे लगाया जाएगा? क्या किया जाएगा? ये फैसला आप इस्लामाबाद में बहुत गौर हो रहा है। कल जो नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास है, मुझे लगता है उस मौके पर भी आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होगी, डीजीआईएसआई भी होंगे, गवर्नमेंट होगी, और उस मौके पर भी इस पर बात हो जाएगी, चाहे साइड लाइन्स पर हो, इजलास में ना भी हो, लेकिन साइड लाइन्स पर इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी बनने के लिए बात जरूर हो जाएगी। और मुझे लगता है कल के बाद गवर्नमेंट की एक वाज़ेह स्ट्रैटेजी हमारे सामने आ जाएगी कि डी चौक के हवाले से उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। सर, कल वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत एपेक्स कमेटी का जो इजलास होगा, तो उससे क्या तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं? क्या ये 24 नवंबर का, जिस तरह भी आपने कहा है कि तमाम हिदायत जारी की जाएगी कि कैसे जलसे को रोकना है, नाकामयाब बनाना है? देखिए, कल का जो नेशनल एपेक्स कमेटी है, बुनियादी तौर पे वो बलूचिस्तान के लिए बुलाई जा रही है। और जो बलूचिस्तान के हालात हैं, वो बहुत ख़राब हो गए हैं, वहाँ रोज़ाना हमले हो रहे हैं, वहाँ दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई है। लिहाज़ा नेशनल एक्शन प्लान और बलूचिस्तान में इस दहशतगर्दी को निपटने के लिए सिविल और फ़ौजी ताउन, इस सारे के लिए एपेक्स कमेटी बुलाई जा रही है। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि ये जो 24 नंबर वाली बात है, ये साइड लाइन्स पे ज़रूर हो जाएगी। लेकिन नेशनल एपेक्स कमेटी का एजेंडा जो है, वो मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान है, और उस पर बलूचिस्तान के ऊपर एक कॉन्क्रीट फैसले कल हमें वहाँ सामने आएँगे। वहाँ कोई ऑपरेशन, वहाँ सब कुछ, वहाँ कैसे इन दहशतगर्दियों को शिकस्त देनी है, बीएलए वगैरह को, इस पर ज़रूर बात होगी, लेकिन साइड लाइन्स पर 24 नवंबर की पॉलिसी भी ज़रूर बन जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।